जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम बायोलॉजी के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट भी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका मानव जीवन एवं इसका विकास। ठीक है, आपके बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर के पहले थ्योरिकल पोर्शन को, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ती हैं उसको हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी अपने 12th लेवल में पढ़ कर आए हुए हैं अच्छे तरीके से, इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं केवल वो आपको हम बताते हुए आगे चल देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक आपका आता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। ठीक है, आपके इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो कि किसी दूसरे जीव में और आप में या फिर किसी अन्य जीव में, किन्हीं दो जीवों में जब कोई ऐसा अंग हो जो कि दोनों में ही समान देखने को मिले तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे कि मानव में आप देखेंगे तो आपके ये हाथ जो है, ठीक है, आपके दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप चीता को देख लें तो चीते में भी दो पैर आगे होते हैं और दो पैर नीचे होते हैं, पीछे होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगर व्हेल मछली की बात कर ले तो इसके भी दो पैर पंख के रूप में होते हैं, लेकिन वो आपके समजात अंग ही होते हैं, मानव के और चीता के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ठीक है, तो व्हेल मछली की बात कर ले या फिर हम चमगादड़ की बात कर ले, चमगादड़ के भी आगे वाले दो पैर होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार होते हैं, आगे पंख के रूप में लगे होते हैं और दो पैर नीचे होते हैं। चमगादड़ में जो उसके आगे वाले जो पैर होते हैं या फिर पंख के साथ जो पैर लगे होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो उनके उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समजात अंग किसे कहते हैं। समजात अंग यानी ऐसे अंग जो कि किन्हीं दो जीवों में, या फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मानव है, चीता है, व्हेल मछली है या फिर चमगादड़ है, तो चारों में आप देखेंगे चार चार यानी दो पैर और दो हाथ या फिर दो पंख होते हैं ऊपर और नीचे, यानी चारों जो हैं उनका अलग अलग कार्य होता है लेकिन चारों में ही समान देखने को मिलता है। तो इसी को हम समजात अंग बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समजात अंग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अनुकूलीय विकिरण क्या है। देखिए डार्विन, इनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान जब गैलापागो द्वीप गए थे, देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि डार्विन अपनी यात्रा के लिए वो गैलापागो द्वीप क्यों गए थे। देखिए जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी, विविधता यानी असमानता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली चोंच वाली चिड़िया, जिसका नाम था डार्विन फिंच, उसका नाम रखा गया क्योंकि उसकी खोज जो है वो डार्विन के द्वारा करी गई, तो उस चिड़िया का नाम डार्विन फिंच कर दिया गया। ठीक है, चिड़िया ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं, यानी अलग अलग प्रकार की जो चिड़ियाँ हैं वहाँ पर सेम ही, मतलब देखने में एक जैसी लगेंगी लेकिन उनकी अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ हैं। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी बोलता बीज भक्षी यानी बीज खाने वाले थे। विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा गया है। आपने समझ लिया होगा, जैसे कि अगर कोई एक ही क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, कोई द्वीप है, अब इस द्वीप में एक चिड़िया है जिसका चोंच जो है वो इतना बड़ा है। ठीक है, और एक चिड़िया है जिसका चोंच कुछ और भी बड़ा है, यानी कुछ इस प्रकार से उसका चोंच है, और एक चिड़िया है जिसका चोंच जो है वो छोटा सा है बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ही चिड़िया, सभी चिड़िया तो समान थी, सभी गौरैया ही थी, सभी कौवे ही थे, लेकिन कुछ के चोंच छोटे थे, कुछ के चोंच बड़े थे, यानी उनमें अलग अलग तरह की असामान्यताएं देखने को मिली। तो डार्विन को ये इससे प्रतीत हुआ कि किसी भी क्षेत्र में बात कर ले, किसी भी द्वीप में बात कर ले, किसी भी जगह की बात कर ले, तो वहाँ पर उस वातावरण के अकॉर्डिंग, उस अनुकूलन के अकॉर्डिंग बहुत से अलग अलग प्रकार की जीव समान होंगे, लेकिन उनकी समानताएं और असमानताएं उनमें देखने को मिलेंगी। तो इसी को बोला गया है अनुकूलीय विकिरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व
प्राकृतिक चुनाव है। अब जब जानते हैं कि डार्विन का सिद्धांत जो था वो उन्होंने विकास को लेकर सिद्धांत दिया था, तो इनका जो मूल सिद्धांत था ना वो था प्राकृतिक चुनाव। यानी कि इस समय बहुत तेज़ से ठंडी पड़ रही है। अब इस ठंडी के अनुकूलन अगर आप नहीं होते हैं, आप मोटे ऊनी वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो क्या होगा, आपको ठंडी लग जाएगी या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो अनुकूलन यही हुआ कि बहुत से जीव होते हैं पृथ्वी पर, तमाम प्रकार के जीव हैं, और जिस जीव को सही अनुकूलन में वो अपने आप को ढाल लेता है तो वो जीवित रहता है, और जो नहीं ढाल पाता है वो मर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें जिराफ का। ठीक है, जिराफ जो था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल जिराफ का ले लीजिए। मरुस्थल में जब जिराफ जब वहाँ पर मरुस्थल की जो भूमि थी वो सूखी होने लगी, तो वहाँ पर जो सूखी होने का, जैसे ये देखिए भूमि है, ये जो है वो आपकी भूमि है। अब भूमि जब ये सूखी होने लगी तो जो यहाँ पे जो पेड़ थे ना, जो पेड़ थे वो क्या थे कि उनको तो पानी चाहिए कहीं से प्रकार से, तो इनकी जो जड़ें थी ना वो पानी, क्योंकि पानी तो मरुस्थल में होता नहीं था, रेगिस्तान में पानी होता नहीं था, तो इसकी जो जड़ें थी वो पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती थी, और अंदर जाने के कारण ये पेड़ भी जो थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते थे। और पेड़ जब लंबे हो जाते थे और जब यहाँ पर जिराफ आता था इस पेड़ से कुछ फल वगैरह खाने के लिए, तो क्या होता था, इसका सिर जो है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। जो जिराफ था इसका सिर यहाँ पर नहीं पहुँच पाता था। तो जो जिराफ उसके अनुकूलन में आ गए, यानी जो उसके अनुकूलन आ गए, जो जिनका सिर जो है वो धीरे धीरे पेड़ के फल तक उनका सर पहुंचने लगा, तो वो क्या हुए, वो जीवित रह गए, और जो नहीं पहुंच पाए, पेड़ों तक उनका सिर नहीं जा सका, वो क्या हो गए, वो छोटे रह गए, या फिर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और यहाँ पे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि जो जिराफ ऊंचे फल को प्राप्त करने की तलाश में अपनी गर्दन को ऊंची करते थे, इसलिए ये इनका जो गर्दन था वो ऊंचा भी होने लगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और भी ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डार्विन का सिद्धांत था दोस्तों। इसके बाद आता है विकास की क्रियाविधि। देखिए, विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। यदि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्ररूप यानी कि फिनोटाइप यानी जो दिखा जा सकता है को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इसी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेंडल ने इस पर ध्यान दिया और इस विषय में चुप्पी ही साधी रही। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डिवरीज नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया। म्यूटेशन का अर्थ क्या है? म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन, यानी किसी जीव में बहुत ज़्यादा अचानक से परिवर्तन आ गया तो उसको हम बोला जा रहा है क्या? म्यूटेशन कहा जा रहा है, यानी उत्परिवर्तन कहा जा रहा है। अब देखिए, इसका अर्थ म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले परिवर्तन का। इनका मत था कि ये बड़े से बड़े उत्परिवर्तन ही विकास के कारण हैं, न कि छोटी छोटी विविधताएं। यानी बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उत्परिवर्तन हुआ तभी उसमें कोई अंतर देखने को मिलता है जीव में। यानी अगर एक कुत्ता यहाँ पर है, ठीक है, एक कुत्ता है और एक कुत्ता जो है वो उसका जो देखने का नहीं, उसके पैर हैं, उसका शरीर है, उसका जो शरीर पूरा बॉडी है वो अलग तरीके का है, तो बहुत ज़्यादा कोई उत्परिवर्तन हुआ होगा तभी उसके में बदलाव आया है, नहीं तो इतना बदलाव इतना आसानी से छोटी छोटी विविधताओं से नहीं होता है। जिन पर डार्विन ने बल दिया, उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं। यानी उत्परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, यानी ये नहीं है कि उत्परिवर्तन होगा तो यही होगा, कुछ भी हो सकता है। उत्परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि जीव जो है उसका साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान, डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है। जबकि डिवेरीज यानी ह्यूगो डिवेरीज जो थे, इनके अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये आता है, डार्विन का सिद्धांत ये था कि इनका सिद्धांत ये था कि जो अनुकूलन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले वही जीवित रहता है और बाकी जीव उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ह्यूगो डिवेरीज नाम के वैज्ञानिक थे, इनका ये सिद्धांत नहीं था। इनका सिद्धांत ये था कि उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। उत्परिवर्तन मतलब अगर कोई बदलाव हो रहा है तभी नए जीव का उत्पत्ति हो रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने इसे साल्टेशन कहा, यानी विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। यानी छोटे छोटे जो आपके छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर दिया गया ना, न कि छोटी छोटी विविधताएं। छोटी छोटी विविधताओं से इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, बड़े विशाल रूप में उत्परिवर्तन ही आपकी जीवों के नए विकास में योगदान देता है। और इन्होंने इसे साल्टेशन कहा, ठीक है, साल्टेशन आपको समझ में आ गया होगा। विकास का संक्षिप्त विवरण
लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। यानी कोई भी जीव होता है, चाहे वो एक कोशिकीय होगा चाहे वो बहुकोशिकीय होगा, ये आप जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। विशाल बृहदड़ु का गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मुक्त करने की क्षमता थी, जैसे कि हम मानव। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी, जहाँ पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होता है। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषी वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो गए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष अस्तित्व में आ गए। हमने पहले भी बताया था कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए वो पादप थे, यानी सर्वप्रथम पृथ्वी पर पादपों का ही विकास हुआ, यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए, यानी जब जीव का विकास हुआ, तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। अब जब पादप पहले आए थे तो उनका तो विकास बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, तब जाकर के जीव आए। मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकेंथिड थी, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। ऐसे प्राणियों को लोबेफिन या फिर पालीपरव कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणी के रूप में विकसित हुए और जो जल एवं थल दोनों पर रहते थे। उभयचर यानी दो, जल और थल दोनों पर जो रहते थे उन्हें हम उभयचर कहा जाते थे। ठीक है, आप ये जानते होंगे। अब देखिए, पहले उभयचर के रूप में विकसित हुआ। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी, जैसे कि मेढक है, आप जानते हैं कि ये पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है। सैलामेंटर यानी सरट, ठीक है, जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते थे और उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। ठीक है, एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी, जैसे कि जो कछुआ होता है, मगर यानी क्रोकोडाइल है, या फिर घड़ियाल देख सकते हैं। इसके अलावा हमको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है जो कि जल में और स्थल दोनों पर रहें। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य अपना जमा लिया था। मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, यानी मनुष्य का जो है उद्भव विकास क्यों हुआ। जीवन की उत्पत्ति तो आप समझ लिया आपने। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व डायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस नामक नरवार विद्यमान थे। यानी देखिए, डायोफिथिकस और रामाफिथिकस, ये दो प्रकार के मानव ही कहें जो कि नर के रूप में विद्यमान थे पृथ्वी पर। इन लोगों के शरीर पर बाल जो थे बहुत ज़्यादा थे और तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपौजी जैसे चलते थे। गोरिल्ला चिंपौजी बंदर आपने देखा है ना, सेम इसी प्रकार के थे। इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे। रामाफिथिकस अधिक मनुष्य जैसे थे, जबकि डायोफिथिकस वन मानुस यानी एप यानी लंगूर, जो देखते हैं आप ना लंगूर, उसके जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया ये दो ऐसे जगह हैं जिसमें कि कुछ जीवाश्म अस्थियां मानवों जैसी प्राप्त हुई हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं और जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती है कि 3 से 4 बिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से बड़े नहीं थे। इनकी जो साइज़ थी, हाइट थी, वो 4 फुट से बड़ी नहीं थी, किंतु वे खड़े होकर सीधे चला करते थे। उनकी अस्थियों से जब खुदाई में मिली अस्थियां, तो उससे यह अनुमान लगाया गया। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदानों में रहता था कौन मानव? आदि मानव। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार किया करते थे। ठीक है, तो ये सब आपकी हिस्ट्री में आ जाता है। किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे और कंदमूल वगैरह सेवन ये किया करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात आता है कि होमो इरेक्टस जो मानव थे, इनका मस्तिष्क काफ़ी बड़ा था और लगभग 900 सीसी का था। ये एक आपका मानक है, ठीक है, उसको साइज को मापने के लिए। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाते थे। जो होमो इरेक्टस मानव थे वो संभवतः जो थे मांस खाया करते थे। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि खोई गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी।
खोजी गई जो अस्थियां थी उसमें से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया। यानी जब अब दक्षिण अफ्रीका में कुछ अस्थियां खोई गई थी तो कुछ अस्थियां ऐसी थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत ही अलग प्रकार की थी, भिन्न भिन्न प्रकार की थी। तो इस जीव को पहला मानव कहा गया और इसको नाम दिया गया क्या? होमो हैबिलस नाम दिया गया। क्या दिया गया? होमो हैबिलस। और जो मानव थे इनकी सर का जो मस्तिष्क का आकार था बहुत बड़ा था, उसे हम कहा गया होमो इरेक्टस मानव। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके याद रखने हैं, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए पहले जो मानव थे उनका जो कंकाल प्राप्त हुआ था, तो कंकाल के आधार पर ये कंकाल प्राप्त हुआ, तो इसके आधार पर बताया गया कि ये मनुष्य जो थे वो मनुष्य के समान रहे होंगे। ठीक है, और जिनकी हड्डियाँ कुछ इस प्रकार की जो अस्थियाँ प्राप्त हुई सिर की, तो वो माना गया कि ये कुछ इस प्रकार के मानव रहे होंगे। ठीक है, अनुमान लगाया गया उनके अवशेषों के आधार पर। और जिनके आकार जो मस्तिष्क है उसके आधार बहुत बड़े बड़े आकार थे, तो उनको जो नाम दिया गया था वो होमो इरेक्टस नाम दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरिकल पोर्शन थे उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए अब इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो आते हैं प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया आपसे है कि निम्न में से सबसे पहले किसका उद्भव या विकास हुआ? तो वहाँ पर आपने जो थ्योरी पढ़ा था वहाँ पे आपको दिखा था क्या? पादप का सबसे बड़ा विकास हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जीव का विकास सबसे पहले हुआ, कोशिका का हुआ, इयोबायांस का हुआ, या फिर कोएसरवेटस का हुआ। सबसे पहले विकास जो हुआ, सबसे पहले जो उद्भव हुआ उसका हुआ कोएसवेटस का। ठीक है, ये क्या है इसको हम आगे आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से सुना होगा जो मैंने आपको बताया, अभी समझाया था, प्रारंभ में जीवन का उद्भव कहाँ पर हुआ था? देखिए पूछा गया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रारंभ में यानी सबसे सर्वप्रथम पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो क्या वायु में हुई थी, पृथ्वी पर यानी स्थल पर हुई थी, या फिर जल में हुई थी, या फिर इन सभी में हुई थी? तो देखिए सबसे पहले जो जीवन का उत्पत्ति हुआ था वो जल में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा और इसको रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? तो आप जानते हैं चंद्रमा पर जल जो है वो उपस्थित नहीं है और अभी भी इसकी खोज जारी करी जा रही है कि जल इस पर है या नहीं है। जल की उपस्थिति होती तो जल ही जीवन है, जल ही नहीं है चंद्रमा पर, तो जीवन की उत्पत्ति या फिर जम्बो जीवन जो है वो संभव कैसे हो पाएगा? अगला है, पक्षियों के पंख मानव के निम्न के होमोलोगस यानी समान है, समजात है। तो पक्षियों के जो पंख है वो मानव के अग्रभुजा यानी आपके जो हाथ हैं उसी को कहा गया है, उसी को तो समान है। यानी पक्षी है उसका जो आगे का दो पैर है, तो आप अब इंसान है, आपके जो आगे के दो पैर हैं, तो पैर तो है नहीं, हाथ है ना, उसको आप हाथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजगर में कौन सा अवशेषी अंग है? तो नासिका होगा, पक्षपाद होगा, स्केल्स होगा, या फिर दांत होगा? तो देखिए अजगर की बात करी गई है, अजगर में कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग यानी जो कि वो छिपा कर रखते हैं एक तरह से। तो जो पक्षपाद है, पक्षपाद देखिए देखने को तो मिलता नहीं है अजगर में, लेकिन वो जो है उसका अवशेषी अंग होता है, यानी अंदर होता है उनके बॉडी के। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, वे अंग जो आकारकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए उसे बोलते हैं हम समवृत्ति अंग। यानी आकार में वो तो बिल्कुल समान होंगे, वे अंग जो आकारकी में भिन्न होंगे, लेकिन उनके कार्य जो है वो समान होंगे। जैसे आपका हाथ हो गया, ठीक है, और किसी अन्य जानवर में जो उनका पैर होगा या फिर जो भी होगा वो उसका उपयोग तो करते हैं सेम काम में। यानी अपना हाथ जो आपका जैसे आपका नाक है, नाक से आप सांस लेने का काम करते हैं, कोई अदर जीव है वो भी नाक से सांस लेने का ही काम कर रहा है, लेकिन उसका आकार जो है वो भिन्न होगा या फिर वो कुछ अलग तरीके का होगा, तो उसे हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। यानी उसका कार्य तो सेम ही है लेकिन वो अलग तरीके का है, और उस जीव में अलग तरीके का है, उस जीव में अलग तरीके का है। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद के विरोध में जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए जर्म प्लाज्म का सिद्धांत जो पूछा गया है किसने प्रतिपादित किया था लैमार्कवाद के विरोध में? लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, आगे आपको देखने को मिलेगा। लैमार्कवाद के विरोध में जर्म प्लाज्म नाम का एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत दिया था वीजमान नाम के वैज्ञानिक ने। इसको याद रखिएगा, ठीक है, आपको थ्योरी में देखने को नहीं मिला। ये वीजमान नाम के वैज्ञानिक थे, इनका नाम आप चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला है आपका, नीचे दिए गए जंतु समूहों का सही क्रम कौन सा है जो कि विकास के समय पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। तो प्रोटोजोआ सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा, सिलेंटेटा और एनेलिडा, ये सब आपके संघ हैं जंतुओं के। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके क्रम को आप याद रखिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड एनेलिडा संघ, ठीक है। मानव के विकास का आरंभ जो है कहाँ से हुआ। देखिए सर्वप्रथम कहाँ पता चला, सबसे पहले मानव के जो अवशेष थे, हड्डियों के जो अवशेष थे, वो सर्वप्रथम कहाँ मिले थे। मानव के विकास का सर्वप्रथम आह्वान जो है, आरंभ जो है वो कहाँ हुआ था। तो आपको अभी थ्योरी क्लास में बताया हमने कि अफ्रीका में हुआ था, और वो भी मध्य अफ्रीका। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है उसको इसका आंसर बिल्कुल आ रहा होगा। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, डुबोइस ने पहले मानव जीवाश्म प्राप्त किए थे। डुबोइस जो थे उन्होंने सबसे पहले मानव जीवाश्म जो है, मानव के जो जीवाश्म है उसको कहाँ प्राप्त किए थे। तो वो जावा में सोलो नदी के किनारे, जावा में सोलो नदी के किनारे इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्य का जीवाश्म प्राप्त किया था। किसने? डुबोइस ने। अगला प्रश्न आपका, न्यूक्लियो प्रोटीन्स ने ही संभवतः प्रथम संकेत दिया, किसका। न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो था उन्होंने न्यूक्लियो प्रोटीन्स एक आपका अवयव है, एक पदार्थ है जिन्होंने ही सबसे पहले ये बता दिया था, सुने, कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो हो चुकी है। जीवन का उत्पत्ति जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के द्वारा ही हो पाई है। तो संभवतः न्यूक्लियो प्रोटीन्स से हमें ज्ञात हो गया था, ये हमें पता चल गया था कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो इसी से हुई है। किससे हुई है? न्यूक्लियो प्रोटीन से हुई है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस पदार्थ से या फिर किस अपद्रव्य से हुई थी। तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिकतम सिद्धांत क्या है। तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिकतम यानी जो अभी हाल ही में माना जा रहा है, जो चला आ रहा है, ठीक है, तो वो अधिकतम जो सिद्धांत है वो है रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत। रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत, ये सब चीज़ें मैंने आपको जो फर्स्ट सेकेंड क्लासेज ली थी स्टार्टिंग की चैप्टर में, उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अगला है, रासायनिक उद्विकास प्रतिपादित किया था, किसने किया था। AI ओपेरिन ने। इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं इसको स्टार बना रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। रासायनिक उद्विकास का प्रतिपादन किसने किया था। तो AI ओपेरिन ने। यहाँ पे आप लिख लीजिए, AI ओपेरिन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम उद्विकास का प्रतिपादन करा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मानव ने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। तो सर्वप्रथम जो औजार बनाए थे वो मानव जो कहलाए थे वो कहलाए थे आपके होमो हैबिलस। देखिए होमो हैबिलस मैंने बताया आपको, वो ऐसे मानव थे जो कि कुछ देखने में मानव जैसे थे, और वो पत्थर का उपयोग करते थे शिकार वगैरह करने में, और या फिर वो कंदमूल वगैरह खाते थे, और उन्होंने पत्थर का उपयोग करके कंदमूल या फिर फल खा करके भी जीते थे, और पत्थरों से औजार बन करके वो शिकार करते थे और उसे अपना पेट भरते थे। लेकिन जो आपके होमो सेपियंस तो थे नहीं, होमो इरेक्टस थे, ठीक है, जिनके की मस्तिष्क की जो आकार थी वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो सर्वप्रथम औजार किसने बनाया था। तो होमो हैबिलस नाम के मानव ने बनाया था। कपाल गुहा का आयतन सर्वाधिक था, किसमें। तो क्रो मैग्नॉन मानव जो थे, इसमें कपाल गुहा का जो आयतन था वो सर्वाधिक था, सबसे बड़ा था। तो क्रो मैग्नान मानव, यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज किसे कहा गया है। आधुनिक जो मानव है उसका सीधा पूर्वज जो है वो कौन हो सकते थे। तो जो क्रो मैग्नान मानव थे, जो कि मानव के जैसे ही देखने को मिलते थे, यानी वो सीधे होकर के चलते थे। आपने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है अच्छे से, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज जो था वो क्रो मैग्नान मानव, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका, यानी आपसे पूछा है कि आप किसके पूर्वज हैं, तो आप क्रो मैग्नान मानव के पूर्वज थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, जैव विकास का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो क्या है। जैव विकास, जीवों के विकास का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है। यानी सब बहुत सिद्धांत तो अलग अलग आए, डार्विन के आए, मेंडल के आए, ठीक है, लैमार्कवाद के आए, सिद्धांत अलग अलग सिद्धांत आए, लेकिन सर्वमान्य यानी सबसे अधिक मान्य किस सिद्धांत को दिया गया है। तो वो दिया गया है उत्परिवर्तनवाद। यानी किसी भी जीव में, जैसे कि एक मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है। अब इसमें अगर मान लीजिए इस बच्चे को आप इसको एक आंख इसका फोड़ दीजिए, इसका एक काना कर दीजिए, इसको एक आंख इसका फोड़ दीजिए, तो क्या इस लड़के का जो पुत्र होगा तो हो सकता है कि वो भी अंधा होगा।
तो हो सकता है अंधा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आपने इसमें बदलाव कर दिया ना, इसकी आँख को ही ख़राब कर दिया आपने। लेकिन उत्परिवर्तन जो है वो मेंडल ने ये बताया, उनका उत्परिवर्तन का सिद्धांत था, उन्होंने ये कहा था कि उत्परिवर्तन तभी संभव है जब बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होता है, तभी संभव है। नहीं तो अगर इस जो बच्चा था, ये जो लड़का था, अगर इसका आँख में चोट वगैरह लगी होती है तो इसके जो बच्चे होंगे उसमें कोई भी परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यानी उस परिवर्तन के लिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जो होगा वही जैव विकास का सर्वमान्य साधन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपके लैमार्क थे, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उनका मानना कुछ अलग था। डार्विन जो थे उनका मानना अलग था। डार्विन सिद्धांत ये था कि अगर ये लड़का है, अगर ये अपने आप को अनुकूल बना लेता है वातावरण के, पर्यावरण के, ठीक है, यानी ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसके अनुकूल बना लेता है तो वो जीवित रहेगा, नहीं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? तो विकास जो हुआ है मनुष्यों का वो किससे हुआ है? कैसे कहा जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले मनुष्य का विकास हुआ था? तो अवशेषों से ही तो होता है, जीवाश्म जो अवशेष हुए हैं सबसे ज़्यादा इसी को प्रमाणता दी गई है, और जीवाश्मों से ही ये अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य का विकास यहाँ से हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है, ये अनुमान लगाया गया जीवाश्मों से ही। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी हैं? तो वो है एपीग्लाटिस। बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर इसका है। अगला है, किस कल्प में जीवन नहीं था? देखिए आपके जीवन चक्र को अलग अलग कल्प में विभाजित किया गया है, तो पूछा गया किस कल्प में जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, जीवन था ही नहीं, ऐसा कौन सा? तो एजोजोइक महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प है, मीसोजोइक महाकल्प है, या फिर पेलियोजोइक महाकल्प है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो एजोएक महाकल्प था, एजोइक महाकल्प, इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये जो सभी थे इसमें माना जाता है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी किसी न किसी रूप में, लेकिन जो एजोइक महाकल्प था इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का विकास हुआ लगभग कब हुआ था? तो आधुनिक मानव का जो विकास है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पर बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, आधुनिक जो मानव हैं उनका विकास लगभग ही बता सकते हैं, कोई करेक्ट तो बता नहीं सकता ना, क्योंकि अगर उसमें कोई जीवित रहा होगा तो आज तो वो कहाँ होगा पता नहीं चलेगा। आधुनिक मानव का विकास लगभग कब हुआ था? तो वो 25,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 25,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का विकास हुआ होगा, ये आप कह सकते हैं। अगला है, आधुनिक मानव का सबसे नज़दीकी पूर्वज कौन है? तो चिंपैंजी बंदर जो होता है ये आधुनिक मानव का सबसे नज़दीकी पूर्वज माना जाता है, यानी इन्हीं से मनुष्य का जो है विकास हुआ होगा या फिर उत्पत्ति हुई होगी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है इसमें ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं आ रहा है मुझे। अगला है, कीट एवं चमगादड़ के पंख क्या प्रदर्शित करते हैं? तो समरूपता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन, जो कीट होते हैं आप चमगादड़ जो होते हैं दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे उड़ने का प्रयास करते हैं और दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, उनका जो रूप होता है एक जैसा होता है, अर्थात उसे समरूपता कहा जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। छोटा सा चैप्टर था इसलिए हमने इस चैप्टर को आज की क्लास में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार इस क्लास को ले लेते हैं तो आपके इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और थ्योरी को बहुत ही डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर बिल्कुल भी कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी टैक्स पैसा नहीं लगता है। आपको हमारी टीम के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फुल प्रिपरेशन कराई जाए डी फार्मेसी की, बिना किसी चार्ज के। तो सब्सक्राइब तो कर लो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।